नमस्कार दोस्तों। एक आतंकवादी घटना कहने में नरेंद्र मोदी को, उनके रॉबिन हुड को, या वो क्या पता नहीं कौन सा हुड कहते हैं, उसको 3 दिन लग गए। और 3 दिन में नरेंद्र मोदी सरकार यह बता सकी कि लाल किले के गेट के पास में हुई घटना, जो ब्लास्ट हुआ, दर्जन भर से अधिक लोग मर गए, 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, वो घटना आतंकवादी घटना थी। जी हां, नरेंद्र मोदी के जेम्स बॉन्ड जो चंद सेकेंड में कह देते हैं कि पाकिस्तान का हाथ है, इसका हाथ है, उसका हाथ है, वो एक बार भी नहीं बता पाए कि किसका हाथ है, कौन है और क्या है। अब तक नरेंद्र मोदी सरकार 4 दिन में यह नहीं बता पाई कि आखिर इसमें पाकिस्तान का हाथ है या मिस्र का हाथ है, किसका हाथ है, क्यों। और इसके बावजूद यह कहा जाने लगा मुस्लिम तो आतंकवादी होते हैं, मुस्लिम चाहे जितने पढ़े लिखे हों वो आतंकवादी होते हैं, और इस तरह से करके इस्लामोफोबिया का माहौल बनाने का प्रयास शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि बिहार की चुनाव के वोटों की काउंटिंग के पहले एक बवाल क्रिएट कर दिया जाए, क्योंकि जो 11 सीटें हैं जो सीमांचल की, उन सीटों के क्षेत्र में अपने वोटों की रक्षा कर रहे हैं वो मुसलमान हैं। उनको आतंकी कैसे बता दिया जाए, और इसलिए नेपाल से बांग्लादेश तक के कनेक्शन वहां जोड़े जाते हैं। इसके बाद यही कनेक्शन असम में और बंगाल में भी जोड़े जाने हैं, और फिर केरल में, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे यही चुनाव है। जी हां, इसको समझना पड़ेगा। और इसलिए कनेक्शन कैसे कश्मीर से उठा के उसको इस्लाम से जोड़ते हुए और फिर बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते कहा जा रहा है, इतना बड़ा केमिकल आ गया। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अमोनियम नाइट्रेट भारत में उपलब्ध है, कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। हर खाद बनाने वाले फैक्ट्री में आपको ये बड़ी आसानी से मिल जाएगा, तो इसलिए इतना बड़ा इशू है नहीं। यदि आप इसका पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है। आप इसका फार्मूला पढ़ लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाए। बहरहाल, जब इस तरह से किया जा रहा हो तो आपको लगेगा अरे बड़ा वो हो गया। 3 दिन क्यों लग गए नरेंद्र मोदी को यह कहने में कि यह आतंकवादी घटना है? क्योंकि अब तक तो यही बना रहे थे कि कोई आतंकी घटना नहीं हुई दिल्ली में, कोई नहीं हुई। हम भी कह रहे नहीं हुई। दिल्ली से तो बैठ के आतंकी घटनाएं प्लान की जा रही हैं, हो नहीं रही थी, प्लान की जा रही थी। और जब दिल्ली से बैठ के प्लान की जा रही थी, कहां कब कैसे नफरत पनपानी है, इसके खेल रचे जा रहे थे, तो यहां कैसे होती। लेकिन जब हो गई तो यह जवाब नहीं जा रहा है कि आतंकी घटना, पहले तो कहा गया दुर्घटना है, यह भी एक चलाया गया। हालांकि सब कुछ सोर्सेस के जरिए चलाया जाता, वास्तव में कुछ नहीं होता। तो आज इसी पे बात कर लेते हैं। आखिर यह देश इस तथाकथित इस्लामिक आतंकवाद का शिकार कहां से होता है? तब हम दिसंबर 1989 में जाएंगे। आपको दिसंबर 1989 इसलिए याद दिला रहा हूं, राजीव गांधी की सरकार चली गई थी। 144 सीटों 45 सीटों वाली जनता दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। राजीव गांधी को राष्ट्रपति ने
सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, 196 सांसद थे और सहयोग लेकर के सरकार बन सकती थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मैंडेट, राजीव गांधी कहा मैंडेट हमारे खिलाफ आया है, हम जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बनाएंगे, तो जिसको बनानी है बनाए। और इसके बाद में जनता दल, जिसकी 145 सीटें आई थी, वो जनता दल खड़ी होती है और उसको सहयोग देती है 84 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी। अटल बिहारी वाजपेयी जाके खड़े हो जाते हैं, सरकार बनवाते हैं, सरकार बन जाती है और गृह मंत्री बनता है मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिसे भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुजफ्फरनगर से जीता था कश्मीरी, मुजफ्फरनगर से जीता। भाजपा ने उसके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा और वो गृह मंत्री था। वो कहते हैं कि भाजपा कहती है कि हमारे जगमोहन को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बना दीजिए, उन्हें राज्यपाल बना दिया जाता है। इधर उनकी मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया और रूबिया सईद का कथित तौर पे किडनैप होता है और किडनैप के बाद में एक डिमांड आती है कि हमें ये खूंखार आतंकवादी छोड़ो, तब हम इसको छोड़ेंगे। और उस समय जो आज भारतीय जनता पार्टी का राज्यपाल है बिहार का, आरिफ मोहम्मद खान, और बाद में देश का प्रधानमंत्री भी बना आई.के. गुजराल समेत, यह लोग जाते हैं और छोड़ के आते हैं 5 खूंखार आतंकवादियों को। और जिन आतंकवादियों को छोड़ के आते हैं उनके आप नाम सुन लीजिए। एक पहला नाम अब्दुल हमीद शेख, ये JKLF का आतंकवादी था। और इसके बाद में शेर खान, ये पाकिस्तानी नागरिक था और ये भी JKLF का था। और फिर नूर मोहम्मद कलवाल, ये भी जो है आतंकवादी था। और मोहम्मद अल्ताफ, ये भी आतंकवादी था। और जावेद अहमद जरगर, ये भी आतंकवादी था। ये सब छूटते हैं और छूटने के बाद ये क्या करते हैं, यह जानना बेहद जरूरी है। इसके बाद में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मारा जाता है, उन्हें वहां से मारकर भगाया जाता है 18 जनवरी 1990। यहीं से शुरुआत होती है। और इसके बाद में यदि दिल्ली की बात कर ले, तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रहते कोई आतंकी घटना नहीं होती है। लेकिन जैसे ही मई में कांग्रेस की सरकार जाती है, वैसे ही 21 मई 1996 को लाजपत नगर मार्केट में ब्लास्ट होता है। दक्षिण दिल्ली के व्यस्तम लाजपत नगर में बम विस्फोट में 13 लोग मरते हैं और 38 लोग घायल होते हैं, जैसे अभी हुआ लाल किले पे। फिर अक्टूबर 1997 में सीरियल ब्लास्ट होता है सदर बाजार करोल बाग में, और यहां 4 लोग मरते हैं, 30 लोग घायल होते हैं। और ये सिख आतंकवादी होते हैं। पहला वाला इस्लामिक आतंकवादी कह सकते हैं, जो पाकिस्तान समर्थित थे। दूसरा वाला अलगाववादी संगठन सिख आतंकवादी थे। और फिर उसके बाद में जो होता है उस पर बताता हूं। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बन जाती है। कारगिल में कब्जा करा दिया जाता है, चोटी पर पाकिस्तान के लोग, सेना कब्जा कर लेती है। उसे छुड़ाने के नाम पे कारगिल का कथित ऑपरेशन होता है और उसके बाद हमारे हजारों सैनिक और दूसरे लोग मरवा डाले जाते हैं। उनके मरने के बाद में कहा कारगिल विजय, कारगिल विजय। विजय नहीं, शर्म दिवस कि हमारे सारी इतने
सशक्त होने के बावजूद, सेना के सशक्त होने के बावजूद वहां कब्जा होता रहा और सरकार तमाशबीन बनी। अटल बिहारी वाजपेयी गलबहियां डालते रहे पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को परमाणु संपन्न बन जाने दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने। तब दिसंबर 1999 को एक विमान का अपहरण किया जाता है और वह जो विमान अपहरण किया जाता है, वह विमान अपहरण करने के बाद में अजीत डोभाल, जो आज नरेंद्र मोदी के मुख्य सुरक्षा सलाहकार और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के मंत्री जसवंत सिंह, जिन आतंकवादियों को छोड़ते हैं उनके नाम मसूद अजहर, ये हरकत उल मुजाहिदीन का सरगना था, इसे रिहा किया जाता है। इसके बाद में इसे इसी ने बाद में जैसे मोहम्मद बनाया और इसके बाद में जो छोड़ा जाता है अहमद उमर सईद शेख और इसके बाद में मुश्ताक अहमद जरगर। ये तीन खूंखारी, ये अल उमर मुजाहिदीन का संस्थापक था जरगर, और इसके बाद में जो अहमद उमर सईद शेख है, ये भी पढ़ा लिखा था, इकोनॉमिक्स में जो है क्षेत्र वो रहा था, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का पढ़ा हुआ था, ये भी उसी तरीके से आतंकवादी था। ये सब जब छूट जाते हैं तो आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में 36 सिंहपुरा में सिखों का, निर्दोष सिखों का 35 सिखों को कत्लेआम कर दिया जाता है, मार डाला जाता है। लेकिन हम यहां चूंकि दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली की ही बात करूंगा। दिल्ली में 22 दिसंबर 2000 को लाल किले पर लश्कर तैयबा और इनके लोग अंधाधुंध घुस के फायरिंग करते हैं, 2 सैनिक और 1 नागरिक मारा जाता है। फिर 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला होता है और जो संसद पर हमला होता है उसमें भी यही लोग होते हैं और उसके बाद में संसद के अंदर घुस करके जैसे गोलीबारी होती है, सब कुछ होता है। फिर इसके बाद में 29 अक्टूबर 2005 को सीरियल ब्लास्ट होता है सरोजनी नगर, पहाड़गंज, गोविंदपुरी में, और इसके बाद में 13 सितंबर 2008 को सीरियल ब्लास्ट होता है कनॉट प्लेस, करोल बाग और ग्रेटर कैलाश में, और इसके बाद में 7 सितंबर 2011 को दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट होता है, हाईकोर्ट के गेट नंबर 5 पर ब्रीफकेस में बम होता है। और फिर आपके सामने है 10 नवंबर 2025, यानी अब आप यह समझ लीजिए। और इस वाली घटना में भी जैसे मोहम्मद का नाम आया है, जितने ये आरोपी पकड़े गए हैं, इन सब का कनेक्शन जो मिल रहा है, जिन्हें कश्मीरी डॉक्टर कह के कहा जा रहा है, ये सारे जैसे मोहम्मद से जुड़े। यानी यदि अटल बिहारी वाजपेयी ने मिल करके 1989 में, 89 में, तब 35 साल पहले, वह 36 साल पहले खेल ना खेला होता तो शायद 90 के दशक में या भारत में तथाकथित मुस्लिम आतंकवाद नहीं आने पाता। और ये इस तरह से था कि एक तरफ सिख आतंकवाद, एक तरफ मुस्लिम आतंकवाद, दोनों करके देश को दहलाने का काम था। वही काम हुआ था। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी थे जो 1983 में जाकर के नेल्ली में, असम में भाषण देते हैं और वहां दंगे फसाद हो जाते हैं, हजारों लोग मार दिए जाते हैं। वही अटल बिहारी वाजपेयी ने 89 में जो सहयोग देके छुड़वाया, उससे कश्मीरी पंडित भी मारे गए और कश्मीर से उन्हें भागना पड़ा, और उसके बाद में लगातार इस तरह की आतंकी घटनाएं हुई। और जब वो वाली खेप कमजोर पड़ना शुरू हुई तो इन्होंने दूसरा गेम
यह किया। और जब यह करते हैं तब आपको आना चाहिए कि ये किस तरह से ये सारी घटनाएं अंजाम दे रहे हैं। आपको एक और शख्स दिखाऊंगा, ये है सैयद सलाउद्दीन। इसको भी अटल बिहारी वाजपेयी की ही कृपा से ये छूटा था, और जो ये छूट के गया था, ये 1987 तक श्रीनगर में अमीरा कदल सीट से मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, और चुनाव नतीजे आने के बाद यूसुफ शाह को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, और उसके बाद में 1989 में जब इसे रिहा किया गया यूनुस शाह को, तब ये हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ, और फिर उसके बाद में ये पूरा गैंग बना, और इस गैंग ने वही काम किया। यानी अब आप समझ लीजिए, आतंकवाद को पूरे देश में पनपाने का जो काम किया वो इन्होंने ही किया। और इन्होंने जिस तरीके से ये ब्लास्ट किए, जिस तरह से घटनाएं अंजाम दी, वह अपने आप में पता चलता है कि कैसे इन्होंने क्या क्या काम किए। अब इसमें सबसे अहम यह है कि इतनी आतंकी घटनाएं अंजाम देने वाले ये जितने लोग छोड़े गए थे, जिन्होंने ये तमाम घटनाएं दी, चाहे पुलवामा की घटना हो, चाहे पहलगाम की घटना हो, चाहे पठानकोट की घटना हो, इन सब में जो नाम आया वो नाम आया मसूद अजहर का। वही मौलाना मसूद अजहर जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ने छोड़ा था। और इसके बाद जो दूसरी तमाम घटनाएं, चाहे पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या हो, अमेरिकी पत्रकार थे, या उसके अलावा तमाम दूसरी चीजें वो भी हो, ये पाकिस्तान की जेल में है और वहां से नेटवर्क चलाता है। इसी तरीके से पाकिस्तान से बैठ के मौलाना मसूद अजहर चलाता है, जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम का ड्रामा करने की बात कही गई और कहा गया मसूद अजहर के ये नुकसान कर दिया गया, वो कर दिया गया, बाल बांका नहीं हुआ उसका। तो यह स्थिति है। परिवार के जो भी सगे परिवार के नहीं, कुछ और परिवार के बहन से जुड़े हुए और दूसरे जुड़े हुए, वो कुछ लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, असली सब सुरक्षित। और मुश्ताक अहमद जरगर है, ये भी तमाम मामलों में है, और ये मुजफ्फराबाद में सक्रिय है, आज भी आतंकवाद की घटनाएं अंजाम दे रहा है। अब आप समझ लीजिए, तो यह सब जब होता है तब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सारी राष्ट्रवाद की पोल खुल जाती है। अब जब ये राष्ट्रवाद की पोल खुल जाती है तो कैसे अपने आप को दुनिया में यह प्रस्तुत किया जाए कि हम तो बहुत अच्छे हैं, और हम तो, हमारा संगठन, हम सब जिस तरीके से, तो उसके लिए जो आरएसएस है वो लाइजन के लिए, राइट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, लॉबिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है एक अमेरिकन संस्था से कि आप जो है, हम भारत में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वो भारत से दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा वहां, और इसके जरिए हमारी छवि अच्छी बनाई। आरएसएस को के लिए लॉबिंग हो रही है। पैसा कौन लगा रहा है? अडानी, अंबानी जैसे लोग। यानी समझ लीजिए, ये राष्ट्रवादी नहीं है। इस देश को आग लगा के, जला करके, आपको लड़ा करके, और फिर चुनाव जीतने, चुनाव में धांधली करने, और आने वाले चुनाव में कैसे हिंदू मुस्लिम जो इस्लामोफोबिया है उसके नाम पर वोट पाने का ये पूरा खेल है। इस खेल को समझ लीजिए। इसीलिए उस केमिकल को जो भारत में मौजूद है उसे कहा जा रहा है नेपाल के रास्ते आया या बांग्लादेश के रास्ते आया। हाथ में कुछ नहीं है, यह बताने में 3 दिन लग गए कि यह आतंकी घटना है। और इनके जेम्स बॉन्ड, आप जान रहे हैं, किसी काबिल नहीं है। वो सिर्फ आतंकियों से लाइजनिंग करते हैं कि तुम यह करो, हम तुम्हें ऐसे बचाएंगे, यह लाभ दिलाएंगे। जी हां, पुराना एक्सपीरियंस।
जय